अगर हम जिए तो भी इस गुलमोहर के लिए जिए, अर्थात अपने देश की जनता के लिए, उनको जगाने के लिए जिए। और अगर मरे भी तो गैर के गुलमोहर के लिए। गुलमोहर का मतलब यहाँ पर उन लोगों से है जो समाज में पीड़ित हैं, शोषित हैं। ठीक है, आया समझ में? जिए तो समाज के लिए और मरे तो भी समाज के लिए। यानी जीते जी तो हमारा जीवन किसके लिए जिए? समाज की भलाई करने के लिए जिए। और अगर हमें मौत भी आए तो कहाँ आए? दूसरों की, समाज की भलाई करते हुए मरने में ही भला है। गैर की गलियों में, अगर गैर की गलियों में हमें मरना भी हो तो गुलमोहर इस समाज के लिए ही मरे। गुलमोहर इसलिए कहा गया, पेड़ है गुलमोहर फूलों का, तो समाज के लिए कहा गया। अब इसमें से प्रश्न पूछती हूं मैं, सत्तासीन लोगों को किस बात पर विश्वास हो गया है और क्यों? सत्ता पे आसीन लोगों को किस बात पर विश्वास हो गया है और क्यों? तो उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया है कि जो भारत की जनता है वो उदासीन है, अपने अधिकारों के से बेखबर है और निराश है। तो उनके ऐसे संतोषी स्वभाव की हैं, जैसा जीवन मिल रहा है वैसे जीने में वो उन्हें संतोष है। तो ऐसे लोगों को कि इस बात पर उन्हें विश्वास हो गया है कि ये इसी तरह अपना जीवन जीते रहेंगे, कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। ठीक है ना? कवि को, सत्तासीन लोगों को इस बात पर विश्वास हो गया है कि भारत की जनता उदासीन, अपने अधिकारों से बेपरवाह और संतोषी जीवन जीने की आदी है। इस बात पर विश्वास हो गया है। क्यों? क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका जो जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कवि किस बात के लिए बेचैन है? कवि इस बात के लिए बेचैन है कि कभी तो उसकी आवाज जो है वो क्या होगी? लोगों तक पहुंचेगी। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आवाज में असर कब होगा? जब दूसरे तक उसकी आवाज का संदेश पहुंचेगा। तो कवि जो है वो अपनी आवाज के माध्यम से लोगों को जगाना चाहता है। तो वो इस बात के लिए बेकरार है कि कब उसकी आवाज लोगों को जगाएगी, जागरूक करेगी और समाज में परिवर्तन आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था कब तक सुरक्षित रह सकती है? तो कवि के अनुसार सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक कवि या कोई बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं वो सत्ता में परिवर्तन के लिए अपने बहर यानी अपनी आवाज ना उठाएं। तभी तक उनका शासन सुरक्षित है। और जब बुद्धिजीवी वर्ग या कवि लोग अपनी आवाज बुलंद कर देंगे तो उनका शासन भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो उनकी शासन व्यवस्था कब तक सुरक्षित है? जब तक बुद्धिजीवी वर्ग या कवि वर्ग जो है वो अपनी आवाज दबाए है, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहा, तभी तक सुरक्षित है उनका शासन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का अंतिम लक्ष्य क्या है? कवि का अंतिम लक्ष्य जो है वो जीना भी समाज के लिए और मरना भी समाज के लिए। गुलमोहर वाला जो शेर है उसके अकॉर्डिंग होगा इसका आंसर कि कवि के जीवन का अंतिम लक्ष्य समाज कल्याण के लिए, सत्य न्याय के लिए, जनता को जगाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना है और उन्हीं के लिए संघर्ष करते हुए जीना और मरना है। कहने का मतलब जन आंदोलन चलाना चाहते हैं वो। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। तो बताइए, अभी तक हमने जितना पढ़ा सारे शेर समझ में आ गए आपको? इसीलिए मैंने इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो थे वो करा दिए, क्योंकि इससे हमें गजल समझने में आसानी होगी। बताओ, जितने हैं गजल के शेर आपने जो पढ़े हैं, 7 हैं, 7 शेर हैं। और इसका क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी शब्द नहीं आया या पूरा शेर ही समझ में नहीं आया तो बताओ।
कुछ पूछना है? क्वेश्चन आंसर कराऊं फिर? सिक्स्थ रिपीट कर दूं? तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है मतलब तुम्हारा शासन है। ये किनको कह रहा है कवि? सत्ताधारी लोगों को कह रहा है कि तुम्हारा निजाम है, तुम्हारी शासन व्यवस्था है सिल्दे जुबान शायर की, कि तुम शायर की आवाज दबा दो, उसका मुंह बंद कर दो, कवि को कहने ना दो कुछ। और ये एहतियात, तुम ये सावधानी जो कर रहे हो, सत्ताधारी लोगों को ही कह रहे हैं कि ये एहतियात जरूरी है, और ये सावधानी जो तुम कर रहे हो कि कवियों का मुंह बंद कर दो, ये जरूरी है क्योंकि इस बहर के लिए, बहर यानी छंद या जो कवि हम कह रहे हैं, हमारी बात के लिए, हमारी आवाज को बुलंद बना के अगर हम रखेंगे तो तुम्हारा शासन चलेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा ऐसा करना, हमारी जुबान को बंद करना, ये सावधानी, ये एहतियात जो है जरूरी है। अर्थात शासन पे आसीन जो लोग हैं, अगर उनको अपना शासन बचाना है, अपना राज बचाना है, तो उनके लिए ये सावधानी जरूरी है कि वो हम जैसे कवियों का मुंह बंद कर दें। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर हमारा मुंह खुला तो फिर तुम्हारा शासन भी नहीं रहेगा। ठीक है? और ये भी कह सकते हैं कि सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए कवियों को और बुद्धिजीवी नागरिकों को अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए। यानी उनको सत्ता से डरकर अपना मुंह बंद नहीं कर लेना चाहिए, मतलब उनको बोलते रहना चाहिए। आ गया? तो कराऊं प्रश्न उत्तर? कराऊं प्रश्न उत्तर? कराऊं आज? 5 मिनट है अभी तो, 5-10 मिनट है। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। अब देखो, आखिरी शेर में है ना, जिए तो गुलमोहर के तले और मरे तो गुलमोहर की गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब, कवि ने गुलमोहर जो है वो एक खास तरह के फूल वाला पौधा होता है, बहुत अच्छे अच्छे फूल उगते हैं उसमें, लेकिन कवि का मतलब फूलदार वृक्ष से नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से है कि वो फूल, जैसे कोई भी पेड़ है खूब फूलों से लदा है, तो इसका मतलब है कि खुशहाली है। तो यहाँ पे प्रतीक अर्थ है मानव जीवन की खुशियों से। तो भारत के लोग जो आजादी के बाद जो खुशहाली है उनकी, उनके लिए जो फूलों की तरह खिल जाना, यानी भारतीय लोगों को खुशियां देना, उन्हें खुशहाली देना, ये जो चीज है, इस संकेत अर्थ में कवि ने गुलमोहर का प्रयोग किया। यानी भारतीय जनता को खुशहाली, समृद्धि और उनके अच्छे जीवन के लिए ही हम जिए और मरे भी तो उनके अच्छे जीवन के लिए संघर्ष करते हुए। ठीक है ना? यानी लोग जो है, कहते ना फूलो फलो, यानी फूलो फलो ज्ञान मतलब जैसे फूल खिले रहते हैं, ऐसे तुम्हारे जीवन में खुशहाली रहे लोगों के लिए। तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो गुलमोहर की चर्चा हुई है, तो वहां यहाँ पर शेर में उसका अर्थ फूलदार वृक्ष के अर्थ में नहीं हुआ, बल्कि भारत के लोगों की खुशियों, समृद्धि और खुशहाल जीवन के लिए हुआ है। और कवि यही कहना चाहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य यही है कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुश रहे, सुख सुविधाएं रहे उनके पास, सारी कोई कमियां ना रहे, और वो इस खुशहाली में ही जिए
और अगर मरे भी तो इस खुशहाली को लाने के लिए संघर्ष करते हुए मरे, यानी इसका प्रयास करने के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न आ गया सबको क्लियर। दूसरा, पहले शब्द शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या महत्व है? 2 बार आया है, एक बार चिराग आया, एक बार चिरागा, है ना। तो चिरागा शब्द जो है ये पहली बार जो आया ये बहुवचन है। यहाँ इसका अर्थ है कि ढेर सारी खुशियां, रोशनी जो प्रत्येक घर में हो उपलब्ध, हर घर में खुशहाली हो। ठीक है ना। और दूसरी बार प्रयुक्त चिराग शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है। इसका आशय ये है कि जो सत्ता पे आसीन लोग हैं उन्होंने आने के बाद एक भी घर को एक चिराग भी नहीं जलाया, मतलब एक भी घर में खुशहाली नहीं आई है। ठीक है ना। इसलिए दोनों बार चिराग शब्द जो है अलग अलग अर्थ में, एक चिराग एक वचन है, एक बहुवचन है। चिरागा मतलब बहुवचन। तो अर्थ और काव्य की दृष्टि से आप बताओगे कि यहाँ पर जो चिरागा शब्द है उसका अर्थ है कि वर्तमान व्यवस्था जब लागू हुई थी आजादी के बाद, तो ये सोचा गया था हर घर जो है उसमें चिराग होंगे, अर्थात हर घर में खुशहाली होगी। लेकिन इस शासन व्यवस्था में एक भी घर में चिराग नहीं जला, अर्थात एक भी घर खुशहाल नहीं हुआ। तो ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तीसरा देखो, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों से है? तीसरा शेर है, इसमें न हो कमीज तो पांव को पेट से ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो कवि का इशारा यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो उदासीन हैं, जो संतोषी प्रवृत्ति के हैं और अंध आस्थावासी हैं, जो अपने अंध आस्थावादी मतलब अंधभक्ति कर रहे हैं सत्तासीनों की, जैसा वो चाह रहे हैं वैसे जी रहे हैं। तो ऐसे संतोषी, उत्साहहीन, निराश, उदास लोगों के लिए है जो मन से कमजोर हैं और जो भी मुसीबत आ रही है उसको सहने के लिए तैयार है। वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे, उसको संघर्ष नहीं करना चाहते, वो जो जिंदगी मिल रही है उसी में खुश होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है। ठीक है ना। और दूसरी लाइन में कि कोई ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, ये उन सत्ताधारी लोगों के लिए है जो अपनी आराम तलक जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए है कि जो अपनी आराम से जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें जनता से, उनकी दिक्कतों से कोई इच्छा नहीं है, लेना देना नहीं है। आया समझ में? गजल का तीसरा शेर है, उसमें दुष्यंत का इशारा, पहली लाइन जो है उसमें तो कवि का इशारा उन लोगों से है जो उदासीन है, उत्साहहीन है, निराश है और जैसी जिंदगी मिल रही है वैसे जीने में ही वो खुश हैं, ऐसे उत्साहहीन लोगों के लिए। और दूसरी लाइन में कवि का इशारा उन सत्ताधारी लोगों के लिए है जो जनता की दुख दर्द से बेखबर अपने आराम से अपने स्वार्थ में जी रहे हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए। तो प्रश्न 3 तक मैंने समझाया, समझ में आ गया आप लोगों को? 1 से लेके प्रश्न 3, 1 2 3 तीनों बताओ समझ में आया? ठीक है, तो चौथा प्रश्न भी देख लो। तो गजल के 7 के अंतर्गत के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी गजल के आसपास के 4 प्रश्न बाद में करा दूंगी अगली क्लास में। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये अभी भी समझाया था, पूछा भी था उसने। कवि का आशय ये है, इसका आशय ये है कि शासक वर्ग जो है सत्ता में आसीन रहती है तभी तक सुरक्षित रहती है, सत्ता पे आसीन लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब तक शायर लोग, कवि लोग चुप रहे। ठीक है ना, अर्थात उनकी व्यवस्था के खिलाफ कुछ ना कहे। और जिस दिन उन्होंने शासन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो उस दिन उनकी सत्ता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
इसलिए सत्ताधारियों के लिए ये जरूरी है सावधानी कि वो क्या करें, शायर को चुप रखे। यानी कहने का मतलब है कि तुम तभी तक तुम्हारा राज सुरक्षित है जब तक कवि लोग चुप है, और जिस दिन कवि और शायर लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी तो उस दिन तुम्हारा शासन खतरे में पड़ जाएगा। गजल के आसपास के ये 4 बता दूंगी। आज का होमवर्क यही है कि पाठ गजल जो पढ़ी आपने इसका सारा सरलार्थ याद करना, घर पे देखना आपको इनका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद ये जो 4 प्रश्न मैंने समझा दिए हैं ये कर लेना, ये 4 गजल के साथ ये 4 प्रश्न कर लेना, बाकी जब कराऊंगी तब आगे फिर और कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास बस यही ओवर कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर्स अगली क्लास में, ठीक है। कुछ पूछना है तो अभी बता दो। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो आज का होमवर्क है सरलार्थ याद करो और कवि परिचय ये सब भी पढ़ लिया करो। और प्रश्न 4 1 से लेके 4 तक जो है प्रश्न कॉपी में उत्तर लिखो, क्योंकि अभी समझा है आज तो ताजा है, अभी दिमाग में कर लोगे अभी, तो आज ये होमवर्क कर लेना, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं, अब तो नए साल में मिलेंगे। चलो वंस अगेन बाय।